आनंद जी। दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका इस बहुजन संवाद के इस संवाद में। बहुत स्वागत है। जैसा कि आनंद जी ने परिचय कराया आप सबका, मैं और थोड़ा विस्तार से परिचय देने के पहले आज जो विषय है हमारा उस पर थोड़ी बात रखना चाहूंगी कि आज हम जो बातचीत करेंगे, जाहिर तौर पे कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल पूरे हुए। पिछली बातचीत भी हम लोगों ने इस विषय पर केंद्रित की। यह एक श्रृंखला है जिसको बहुजन संवाद द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस दूसरी श्रृंखला में हम साहित्य और सांस्कृतिक जो स्थितियां हैं देश के अंदर और इसकी जो सामाजिक भूमिका है उस पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि एक समय था जब देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के स्तर पर कम्युनिस्ट आंदोलन की धमक थी। छात्र, नौजवानों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों, लेखकों की भूमिका के को समझा जा रहा था और उसी दौरान कई तरह के संगठनों की स्थापना होती है। जैसा कि इसके पहले आनंद जी ने बताया कि ये इस समझ के साथ 1936 में कम्युनिस्टों ने कई जन संगठनों की स्थापना की, जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय छात्र संघ, प्रगतिशील लेखक संघ और 1943 में भारतीय जननाट्य संघ इप्टा का गठन हुआ। इसके अलावा खेतिहर मजदूर संगठन, महिला संगठन जिसको हम नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की तरफ जानते हैं की स्थापना हुई और 9 अप्रैल 1936 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। कुछ बातों का जिक्र इसलिए मैं करना चाहती हूँ कि इसके समृद्ध इतिहास को आज बहुत याद करने की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जननाट्य संघ, प्रगतिशील लेखक संघ का इतना रिच इतिहास रहा है कि उसको जानने की जरूरत है। आप सबको पता होगा कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता महान कथाकार प्रेमचंद ने किया था। मैं उस प्रेमचंद के उस वक्तव्य को जरूर आज यहाँ रखना चाहूंगी, क्योंकि उससे एक समझ बनेगी कि उस दौर में जो लेखक थे, कलाकार थे, बुद्धिजीवी थे, उनका किस तरह का कमिटमेंट था समाज के प्रति, कला के प्रति। अपने वक्तव्य में वो कहते हैं कि हमारी कसौटी पर वह साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो, जो हमें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाए नहीं, क्योंकि अब सादा सोना मृत्यु का लक्षण है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रेमचंद उस वक्त इस तरह से लिख रहे थे, और जब कला को लेकर एक दूसरी धारा भी बह रही थी जिसमें कि कला स्वांतः सुखाए था। उस वक्त प्रेमचंद की बातों के आईने में अगर हम देखें उस वक्त के आंदोलन को, तो किस तरह से है। इसलिए आज की बातचीत में हम सबसे पहले अलग अलग लोगों का परिचय पहले देना चाहेंगे कि हमारे बीच कमलेश हैं। कमलेश पत्रकार, कहानीकार, बिहार के छोटे शहर बक्सर में जन्मे हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र आंदोलन से लंबा इनका जुड़ाव रहा। दर्शन शास्त्र में इन्होंने बीए किया। रंगमंच से गहरा जुड़ाव रहा। रंग संस्था सृजन के साथ जुड़कर बिहार और उत्तर प्रदेश में कई नाटकों का लेखन, निर्देशन और अभिनय किया इन्होंने। उसके बाद लंबे समय तक पत्रकारिता किया। अब तक कई पत्र पत्रिकाओं में कहानियों का प्रकाशन है, जिसमें हंस, बागात, पाखी, कथादेश, परिकथा, बनमाली, 2 कहानी संग्रह, इनका दक्षिण टोला और पत्थरगढ़ी। तो कमलेश, आपका फिर से स्वागत है। हम सबका छोटा छोटा परिचय दे रहे। हमारे बीच सारिका श्रीवास्तव है। सारिका NFIW से जुड़ी हुई है, कवि हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है और प्रगतिशील लेखक मध्य प्रदेश के सचिव मंडल की सदस्य हैं। NFIW से जुड़कर लगातार काम कर रही है। इप्टा में 2007 से लगातार सक्रिय रही हैं। आदिवासी, दलित, मुस्लिम बहुल बस्तियों में युवाओं के बीच नाट्य कार्यशाला का लंबा अनुभव है इनका। मंटो की कहानियों, सफदर हाशमी के नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखित नाटक का नाट्य मंचन इनके निर्देशन में कई बार हो चुका है। हमारे बीच फरीद हैं। फरीद बिहार के रहने वाले हैं
और हम सबके बहुत प्रिय हैं, कवि हैं, लेखक हैं, कलाकार हैं और सिनेमा के लेखन का इनका बहुत लंबा अनुभव है। पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने उर्दू में एमए किया, पटना इप्टा से जुड़कर रंगकर्म किया, लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकादमी से 2 वर्षीय प्रशिक्षण लिया। पिछले कई वर्षों से ये मुंबई में रह रहे हैं, फिल्म और टीवी के लिए वेबसाइट लेखन कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ उपनिषद गंगा नामक धारावाहिक में इन्होंने लेखन किया है। कई पत्र पत्रिकाओं में कविता, कहानी प्रकाशन, अंग्रेजी, मलयाली, मराठी, पंजाबी, नेपाली में इनकी कहानियों और कविताओं का अनुवाद हो चुका है। प्रकाशित पुस्तकें अपनों के बीच, अजनबी, गीली मिट्टी पर पंजों के निशान, मास्टर शॉट, फिल्म पट्टा शुक्ला का लेखन इन्होंने किया है। तो फरीद, आपका भी इस बातचीत में बहुत स्वागत है। हमारे बीच पटना और बिहार की जानी मानी अभिनेत्री मोना मौजूद हैं, बहुत स्वागत करते हैं। मोना का जन्म बिहार में हुआ और ये मधुबनी में जन्मी है। मोना नाटककार तो है ही, अभिनेत्री तो है ही, साथ साथ नृत्यांगना भी है। इन्होंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से कथक नृत्य में प्रभाकर किया है। टीवी और फिल्मों में भी इनके काम करने के अनुभव है और पिछले कई वर्षों से लगातार नाटक में सक्रिय है। इप्टा, प्रेरणा, प्राची, थिएटर यूनिट जैसी विभिन्न नाट्य संस्थाओं के साथ मिलकर इन्होंने मुख्य भूमिका में किरदार निभाया है। नटमंडप एक संस्था है नाटकों की, इसकी ये स्थापना इन्होंने किया और उसकी संस्थापक सदस्य हैं और शॉर्ट फिल्म प्रतिहिंसा में काम किया है। तो लंबे जो सबका परिचय है, फिर से स्वागत है इस बातचीत में। तो हम बात कर रहे थे कि जिस आंदोलन का इतिहास इतना बड़ा इतिहास है, लंबा इतिहास है, आज उस हाल में क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम इस बातचीत की शुरुआत, चूंकि सारिका ने बताया कि उनकी लाइन कभी भी चली जाएगी, इसलिए पहली शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगी सारिका। तो अगर प्रेमचंद की बातों को आईने में समझा जाए, तो प्रगतिशील साहित्य आंदोलन को देखा जाए, तो आज वो गर्दिश में है। इन 100 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इस आंदोलन में गहरा बिखराव आया? आप इसे किस तरह देखती हैं सारिका? सभी को नमस्कार। मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं सोचती हूँ कि इन 100 सालों में प्रगतिशील लेखक संघ या जो प्रगतिशील सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन है वो पूरी तरह से गर्दिश में चला गया। हालांकि इसके ऊपर बाजारवाद हावी हुआ है और दूसरे तरह के हमले भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं माना जा सकता। यदि ऐसा हम सोचते तो पिछले 2-3 सालों से लगातार जो इप्टा की तरफ से 2.5 अक्षर प्रेम की यात्रा निकाली जा रही है, पहली यात्रा जो कि निकाली गई शहरों से शहरों तक और पूरे देश भर में इसको 5 भागों में बांटा गया और सारे कलाकर्मी जो थे वो इस यात्रा में शरीक हुए, शामिल हुए। और जब दूसरी यात्रा निकाली गई तब ये यात्रा 2.5 अक्षर प्रेम की गांव के लोगों के बीच में से होती हुई निकाली गई। और इसमें भी हमने देखा कि जो लोग इप्टा से जरा भी जुड़ाव रखते हैं या प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ाव रखते हैं, वे इसमें जुड़े, शामिल हुए। और ये मतलब गांव में यदि होके यात्रा जा रही है और गांव में यदि लोग जुड़ रहे हैं और साथ में आ रहे हैं, तो ये हम नहीं कह सकते ना कि हमारा जो पूरा पिछले 100 वर्षों का जो हमारा आंदोलन था वो कमजोर जरूर पड़ा है, ये माना जा सकता है, लेकिन अंधकार में तो नहीं गया है, ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया सारिका, आपने बहुत सही कहा कि अभी भी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि कम्युनिस्ट आंदोलन को अगर हम देखें और साहित्य और कला में उस दौर को देखें, तो सारी कला विधाएं ऐसे लोग थे उस वक्त जो इससे जुड़े हुए थे और जिन्होंने लगातार काम किया साहित्य को आम लोगों से जोड़ने का। लेकिन इसके बावजूद आज का जो साहित्य है वो बहुत अलग ढंग से दिखता है और ये आग्रह भी रहता है। तो कई बार हम लोगों के बीच ये बहस होती है कि क्या साहित्य के लिए ये जरूरी है कि वो किसी विचार के साथ
बंद के लिखे, क्या विचारहीनता की वजह से ये स्थिति आई? तो मैं कमलेश आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप समझते हैं कि एक लेखक को किसी लेबल या विचार से बंद कर लिखना चाहिए, या आप ये समझते हैं कि कलम को स्वतंत्र रहना चाहिए? जी नमस्कार। पहली बात ये कि जो भी लेखन या संस्कृति कर्म जो होता है वो पूरी तरह से हम संवाद करते हैं अपनी जनता के साथ, अपने पाठकों के साथ, अपने दर्शकों के साथ, अपने श्रोताओं के साथ। तो दरअसल जो संवाद करते हैं उसमें करते क्या हैं? हम तो अपने विचारों को ही उन तक पहुंचाते हैं। तो बगैर विचार के ना कोई लेखन हो सकता है, ना कोई संस्कृति कर्म हो सकता है। ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। लेकिन एक बात जो बहुत कैदी की बात आपने कही कि ये एक जो नई धारणा आई है कि बगैर विचार के भी लेखन हो सकता है, बगैर किसी संगठन से जुड़े हुए भी संस्कृति कर्म हो सकता है, ये एक बहुत खतरनाक अवधारणा आज के दौर की है। आप देखिए, जब प्रगतिशील लेखक संघ का की स्थापना हुई थी, उस समय का माहौल क्या था? दरअसल प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इसके चलते आर्थिक मंदी की मार पूरी दुनिया पर पड़ रही थी और भारत भी इससे अछूता नहीं था। इसके अलावा हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में जिस तरह से नाजीवाद और फांसीवाद का संत्रास झेल रही थी दुनिया, उससे लेखक भी अलग नहीं थे। सज्जाद जहीर जो लंदन से लौट के आते हैं और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना करते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने देखा यूरोप में कि जो लेखक हैं वो न सिर्फ अपने लेखन के माध्यम से इस फांसीवाद और नाजीवाद का विरोध कर रहे हैं, बल्कि वो फौजियों की तरह लड़ भी रहे हैं। तो क्या आज के दौर में, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उस दौर में वही संत्रास, वही कष्ट, वही समस्याएं हैं या नहीं है? अगर हैं तो आज भी लड़ाई के लिए उसी तरह के संगठन की जरूरत है और उसी तरह के विचार की जरूरत है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि विश्वनाथ त्रिपाठी जी का एक संस्मरण है जिसमें वो लेखक संगठन के बारे में लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक दौर था जब मैं दिल्ली में लेखन कर रहा था, नौजवान, ये वो 50 और 60 के बीच के बारे में कहते हैं कि दिल्ली के तकरीबन हर मोहल्ले में प्रगतिशील लेखक संघ की एक इकाई का गठन हुआ था और उन इकाइयों की नियमित बैठकें होती थी। लोग अपनी रचनाओं का पाठ करते थे और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें नए कवि और नए लेखक शामिल होते थे बड़ी संख्या में। और जो नए लेखक और नए कवि शामिल होते थे वो न सिर्फ रचना पाठ करते थे बल्कि विचारों के रूप में भी वो सुदृढ़ होते थे वहां। मुझे भी याद है जब हम लोग नए नए प्रगतिशील लेखक संघ के जुड़ाव में आए थे, तो लेखक संगठन से ही हम लोगों के बीच जो भी मार्क्सवाद की दीक्षा मिली या जो भी मार्क्सवाद से संपर्क हुआ, वो इसलिए हुआ कि हम लोग प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े, उसके कार्यक्रमों में शामिल हुए। लेकिन आज के दौर में हमारा जो भी लेखक संगठन है, चाहे वो किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का हो, चाहे वो जनवादी लेखक संघ हो, प्रगतिशील लेखक संघ हो या जन संस्कृति मंच हो, क्या आज हमारे जो संगठन है नए लेखकों और नए कवियों से दूर नहीं हो रहे हैं? हम अपने तई किस नए लेखक और किस नए कवि से जुड़ने की कोशिश करते हैं? जब सज्जाद जहीर लंदन से आते हैं और प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की बात करते हैं, तो एक एक लेखक के घर जाते हैं। वो न सिर्फ प्रेमचंद के पास जाते हैं बल्कि जैनेन्द्र कुमार के घर जाते हैं, वो शिवदानी चौहान के घर जाते हैं, वो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी के घर जाते हैं। वो हर किसी ऐसे आदमी को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो लेखन के स्तर पर थोड़ा भी मानवता के पक्ष में खड़ा हो। वो आप देखिए कि जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, उस सम्मेलन में सिर्फ वामपंथी लोग नहीं आए थे, उसमें समाजवादी लोग आए थे, उसमें हर वो लेखक आया था जो मानवता के पक्ष में खड़ा हो। उसमें जैनेन्द्र कुमार आए थे तो जयप्रकाश नारायण भी उस सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जो भी नया लेखक है और नए कवि हैं, जब तक हम उनसे खुद जोड़ने के स्तर पर खुद नहीं जुड़ेंगे, तब तक इस तरह की अवधारणाएं बहुत मजबूत होंगी और यही वो खतरा है जो नए कवियों और नए लेखकों को इस तरह के संगठनों से, प्रगतिशील लेखक संगठन हो या जनवादी लेखक संघ हो या जनसंस्कृति मंच, इन संगठनों से वो अलगाव पैदा करता है। जी निवेदिता, बहुत बढ़िया बात कही आपने, और ये बिल्कुल चिंता का विषय भी है और इस पर काम करने की भी जरूरत है, क्योंकि अभी का जो पूरा परिदृश्य है जिसमें कि बोलने पर, लिखने पे पहरे लगाए जा रहे हैं, और लोग कहते थे कि कला को अभी तक सांप्रदायिकता जैसी चीजों से अलग रखा जा,
उस पर मैं बाद में सवाल करूंगी, खास करके फिल्मों में मैं इन चीजों पर बातचीत करना चाहूंगी। हमारी बुनियादी चिंता है कि जब लेखन पे पहरा हो और जिस तरह का पूरा माहौल है, उसमें एक लेखक किस तरह से दिखे और विचार का होना कैसे जरूरी है। अगर हम याद करें कम्युनिस्ट आंदोलन की जो सबसे बड़ी देन है साहित्य और कला में, उस दौर को देखें तो सारी कला विधाओं से ऐसे लोग जुड़े जिन्होंने कला को नया आयाम दिया। आपने कहा कि सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं थे, उसमें जयप्रकाश नारायण जैसे लोग भी आते हैं। और शायद उसी वजह से 1942 में इप्टा का गठन होता है और इप्टा जल्द ही एक आंदोलन बनता है। इप्टा देश का सबसे पुराना संगठन है और इप्टा को प्रदर्शन कला समूहों के रूप में जाना जाता है, जिसने भारतीय सिनेमा, संगीत, रंगमंच जैसी प्रदर्शन कलाएं शामिल है। इतना समृद्ध इतिहास होने के बावजूद आज ये आंदोलन जो है जिस स्थिति में, जिस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मोना, मैं अब अगला सवाल मोना आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जब इस बैकग्राउंड में, जब एक तरफ कला को लेकर इस तरह चैलेंजेस हैं और आप लगातार नाटकों से जुड़ी रही हैं, रंगमंच करती रही हैं, तो इस दौर में सांस्कृतिक आंदोलन की जमीन जब उस वक्त मजबूत थी, अभी के समय में एक कलाकार के सामने क्या चुनौतियां हैं और इप्टा जैसे संगठनों की क्या जरूरत है? मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम आए इप्टा में 84-85 का वक्त था और उस वक्त हम स्कूल में थे और बढ़ती उम्र में नई चीजों को देखने का मौका, जानने का मौका मिल रहा था। थोड़ा सा पीछे जाएं हम कि इप्टा के गठन के समय, आजादी के पहले इप्टा का गठन हुआ, उस समय जो दौर था, आजादी पाना मकसद था और चारों तरफ देश में हर शहर में इप्टा या कला संस्कृति से जुड़े हुए लोग, चाहे वो फिल्म में के हों या पेंटिंग विधा के हों या डांस के हों, गायन के हों, सब लोगों का एक मकसद था कि हमको आजादी पानी है, एक नया भारत बनाना है। उस दौर से वो गुजर रहे थे। इसीलिए और जब बंगाल का काल आया और उस वक्त जो नाटक लिखे गए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थितियां बनी थी, उसके बाद ऐसे ही लोग बहुत इमोशनली बहुत क्राइसिस में थे और इमोशनली बहुत चार्ज थे, तो एक बहुत डिफरेंट माहौल बना था। और आजादी के बाद भी कई वर्षों तक इप्टा ने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पूरे देश में। लेकिन अगर हम बात करें कि जब से हम काम कर रहे थे इप्टा में 84-85 से, तो उस वक्त भी इप्टा का बहुत ही महत्व था पूरे शहर में, पटना जैसे शहर में या कलकत्ता में या देश के और बड़े महानगरों के साथ साथ तो छोटे शहरों और गांवों में भी एक सांस्कृतिक आंदोलन चल रहा था। और सिर्फ सांस्कृतिक आंदोलन ही नहीं, जबकि आपको ट्रेड मूवमेंट चल रहे थे, यूनियन का बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था, राजनीतिक आंदोलन बहुत सारे चल रहे थे लगातार, और ये सब अपनी भूमिकाएं बहुत मजबूती से निभा रहे थे। तो सांस्कृतिक आंदोलन भी बहुत पुरजोर तरीके से सामने आ रहा था हर स्तर पे। सिर्फ हमारा काम नाटक करना नहीं था, हम विचार विमर्श करते थे। लाइब्रेरी उस वक्त खुली थी इप्टा की अलग अलग इकाइयों में, मोहल्ला लाइब्रेरी, और हम सब उसके इंचार्ज हुआ करते थे और मोहल्ले के लोग आते थे, किताबें पढ़ते थे। तो ये हर घर से लगता था कि एक बच्चे निकल कर आ रहे हैं और उस सारे माहौल में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई नहीं, सांस्कृतिक रूप से नृत्य, संगीत, गायन, पेंटिंग से जुड़ रहे हैं। अब आता है 1990 में सोवियत रूस का विघटन होता है और पूरे विश्व में और भारत में भी बहुत ज्यादा हलचल मचती है और बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है। हर क्षेत्र में परिवर्तन होता है, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी काफी बदलाव आते हैं। उसी वक्त आरक्षण का आंदोलन भी चलता है, जिसको हम लोग मंडल आंदोलन या कमंडल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और उसी वक्त महिलाओं का आंदोलन भी कई स्तर पर शुरू होता है, दलितों का आंदोलन शुरू होता है, LGBT ग्रुप का आंदोलन निकलता है।
तो लेकिन हमने जो अपनी लड़ाई शुरू की थी, सांप्रदायिकता के विरुद्ध लड़ाई की थी, पूंजीवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी, या बेरोजगारी गरीबी के खिलाफ एक सांस्कृतिक माहौल बना था और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन 1990 के बाद से जब दलित आंदोलन उभार पे आता है, LGBT का आंदोलन उभार पे आता है, तो उस वक्त जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा या इस तरह के सांस्कृतिक संगठन को समझ में नहीं आता है कि इन आंदोलनों के साथ उनकी भूमिका क्या होगी, वो कैसे उनको लेंगे, कैसे उनके साथ तालमेल बिठाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। जाति को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, जातिगत आंदोलन उभर कर आ रहे थे, तो जाति के खिलाफ तो नहीं जा रहे थे, लेकिन जाति को किस तरह से सपोर्ट करना है ये भी नहीं समझ में आ रहा था। एक क्राइसिस का दौर चल रहा था। ये क्राइसिस लगातार ये चलता ही रहा और इसमें कई LGBT ग्रुप के साथ कैसे तालमेल होगा, या सांस्कृतिक मंचों का, जनवादी लेखक संघ का, प्रगतिशील लेखक संघ का, तो मुझे नहीं याद है या मैंने नहीं पढ़ा है कि जनवादी लेखक संघ में या इप्टा की किसी इकाई के में LGBT ग्रुप के लोग शामिल हो गए हैं या उनको किसी महत्वपूर्ण पद पे रखा गया, ऐसा मुझको देखने को नहीं मिला। एक क्राइसिस के दौर में लगातार हुआ, तो सांस्कृतिक रूप से भी हम एक संक्रमण के दौर में गए, नई तरह की चुनौतियां हमारे पास आई, तो वो चुनौतियां दूसरे ढंग से आई, वो दौर खत्म हो गया। तो इप्टा की भूमिका अब दूसरे रूप में आनी थी, जिस हमको लगता है वो भूमिका में थोड़ा अभी उस भूमिका को पूरी तरह नहीं समझ पाई कि हमको अब आजादी के बाद 90 के बाद हमारी क्या चैलेंजेस होंगे। इसीलिए आजादी के पहले, आजादी के लड़ाई के समय जो उनकी भूमिका थी, इसीलिए वो भूमिका से बदलनी थी उनकी भूमिका, और थोड़ी ये कमजोर भी हुई, इप्टा के आंदोलन भी कमजोर हुआ। थैंक यू। जी नहीं, तो मोना, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को रेखांकित किया कि वो दौर था जब आजादी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण थी और जितने जन संगठन थे, सांस्कृतिक संगठन थे, वो सब का एक नारा था, एक ध्येय था। लेकिन उसके बाद, आजादी के बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आए और बाद के दिनों में, अगर 90 के दशक के बाद देखें तो जाति को लेके, धर्म को लेके, जो जेंडर को लेकर, या ये तमाम सवाल थे कि इसको एक संस्कृति कर्मी के तौर पर, एक सांस्कृतिक आंदोलन के तौर पर कैसे जगह दिया जाए, किस तरह से इस पर बातचीत की जाए।